नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष की अगर बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र सरकार का अपना बजट पेश किया और साथ ही साथ एक इतिहास भी उन्होंने रचा है, क्योंकि 8वीं बार आज उन्होंने लगातार ये बजट पेश किया और इतिहास के पन्नों में अपनी जगह तो बना ली है। लेकिन इस बजट की अगर बात करें, बहुप्रतीक्षित ये बजट था और खासकर इस बजट की अगर बात करें तो ये ज्ञान पर केंद्रित था, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने चार अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु का भी, पिलर्स का भी इसमें जिक्र किया और कुल मिलाकर कई योजनाओं की इसमें जानकारी दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बजट अभिभाषण के बिल्कुल अंत में उन्होंने मिडिल क्लास के लिए एक पोस्टर भी दिया और जो सैलरी क्लास है 12 लाख तक उनको टैक्स रिलीफ की घोषणा भी की है और उसका वहां पर जितने भी सदस्य थे उसका उन्होंने स्वागत किया। लेकिन कुल मिलाकर यह बजट किस ओर इशारा कर रहा है? विकसित भारत का उन्होंने निश्चित तौर पर अपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, लेकिन कुल मिलाकर कितना महत्वाकांक्षी और विकसित भारत के विजन को लेकर अग्रसर ये बजट नजर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं श्री साहिल महाजन जी। आप एडिटर इन चीफ हैं हिमालय मेल के। साहिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक जी। साहिल जी, आज के अगर बजट की अगर बात करें, कई महत्वाकांक्षी बिंदु थे जिसमें युवाओं की बात की गई, इन्वेस्टमेंट का उन्होंने जिक्र किया, एक्सपोर्ट की बात की गई, एग्रीकल्चर की उन्होंने बात की। कुल मिलाकर किस नजरिए से इस बजट को आप देखते हैं? आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्राई की है कि जो आम आदमी है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और कई चीज़ों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों के लिए थोड़ा सा कंफर्ट है। जैसे अगर आप सीनियर सिटीजन्स का देखो, सीनियर सिटीजन्स का पहले टीडीएस कटता था 50,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम पे, उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया। तो वो एक उस कैटेगरी के लिए, मतलब उन लोगों के लिए इट्स अ बिग रिलीफ। टाइम लिमिट इनकम टैक्स रिटर्न्स की अपडेट करने की 2 साल थी, 4 साल कर दी। वो बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव्स हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आई वुड से इट्स अ पॉजिटिव बजट। बाकी अब जैसे जैसे डिटेल्स आगे आती हैं, जैसे नोटिफिकेशंस आती हैं, नेक्स्ट वीक एफएन में बोला कि नया टैक्स बिल टेबल करेंगे, तो उसमें क्या नई चीज़ें आती हैं। इन्होंने बोला डिक्रिमिनलाइज करेंगे काफ़ी और पॉइंट्स को, जैसे लास्ट बजट में इन्होंने टीडीएस की जो डेफिशिएंसीज थी, या टीडीएस में अगर आपका डिफॉल्ट था उसको डिक्रिमिनलाइज किया था, तो आज टीसीएस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो जो बिजनेस वाले हैं या जो कॉमन टैक्स पेयर है उसके लिए टैक्सेशन थोड़ा इजी आई थिंक आस्ता आस्ता हो रहा है। सो विच इज अ वेरी गुड, यानी कि सरल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि अगले हफ्ते घोषणा भी की गई है कि इनकम टैक्स का बिल भी सामने आएगा। लेकिन एक जो बूस्टर खासकर मध्यम वर्ग को मैडम निर्मला सीतारमण ने दिया, 12 लाख तक टैक्स में रिबेट सैलरी क्लास को, किस नजरिए से देखते हैं? एक बड़ा बूस्टर नजर आ रहा है। आप ये देखो 12 लाख रुपए इनकम के ऊपर, लाख रुपए महीने की अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स जीरो है। तो आई थिंक ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था कि इतना अमाउंट बढ़ेगा, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप। इससे कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, लोग जाके और स्पेंड करें। आइडिया टैक्स रेट रिड्यूस करने का यही होता है कि लोग स्पेंड ज़्यादा करें, कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो आई थिंक होना चाहिए 12 लाख एक अच्छा डिसेंट अच्छा स्लैब है जहाँ पे आपकी जीरो इनकम है। इनफैक्ट आई थिंक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो उसमें 12,75,000 आई थिंक एफएम में बोला कि 12,75,000 पे इनकम जीरो है, इनकम टैक्स जीरो है। तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है और नीड ऑफ द आवर है। जो भी इकॉनमी में स्लो डाउन थोड़ा सा लग रहा था, जो भी था, तो उसमें ज़रूरत थी कुछ ऐसे बूस्टर की कि लोग कॉन्फिडेंट फील करें, स्पेंड करना चाहें ज़्यादा। तो आई थिंक इट शुड हेल्प। और एक चीज भी सामने आ रही है कि 12 लाख से ज्यादा जो इनकम स्लैब में आ रहे हैं उनके लिए भी नई स्लैब 7 स्लैब्स सामने आई है। उसको किस नजरिए से सर आप तो जो टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए एफएम ने, अप टू 4 लाख जीरो इनकम है, 4 to 8 लाख 5% है, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, आई थिंक 16 to 20 20%, और 20 to 24 lakhs 25%, above 24 lakhs 30%। तो जो 24 लाख से ऊपर भी है उनको भी 1,10,000 रुपीज का बेनिफिट है। तो ओवरऑल बेनिफिट
हर टैक्स स्लैब में है। और आप 24 लाख तक देखिए तो आई थिंक अबाउट 1,10,000 टैक्स में बेनिफिट है। सो विच इज अ ग्रेट स्टेप। तो सिंप्लीफाई भी हो गया, ऑल्दो टैक्स स्लैब ज़्यादा बढ़ गई, बट आपकी पॉकेट में इनकम ज़्यादा है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आप स्पेंड कर सकते हो ज़्यादा। तो वो डिस्पोजेबल इनकम किस सेक्टर में जाती है, लोग स्पेंड करते हैं, I mean, करना चाहिए अब तो। मतलब मिडिल क्लास की जो पॉकेट है उसमें ज्यादा पैसा आएगा, और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास भी जब स्पेंड करेगा तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उसका फर्क नजर आएगा। एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, एमएसएमई की अगर बात करें और कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी बूस्ट करने का प्रयास इस नजरिए से किया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं एमएसएमई की अगर बात करें? आई थिंक जो मेरे पर्सपेक्टिव से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जिनके ऊपर जनरली नहीं डिस्कशन। एक गवर्नमेंट की स्कीम है CGTMSE, जिसमें आपको कोलैटरल के बिना लोन मिलता है बिजनेस के लिए। कुछ आई थिंक काफ़ी बिजनेस उसमें कवर होते हैं। जो शुरू हुई थी वो स्कीम, जब शुरू हुई थी तब उसमें आई थिंक 75 लाख रुपीज़ की लिमिट थी। ये आई थिंक कोई 17-18 साल पहले शुरू हुई थी। 1 करोड़ हुई, 2 करोड़ हुई, आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले इस गवर्नमेंट ने 5 करोड़ लिमिट कर दी थी। आज उसको 5 से 10 करोड़ कर दिया है, डबल कर दिया। तो अगर आपको 10 करोड़ का लोन मिल रहा है बैंक से विदाउट कोलैटरल, ठीक है, 1% की प्रोसेसिंग फीस जो भी है, सो दैट इज अ ग्रेट स्टेप। मतलब बिजनेसेस को लोन चाहिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, जो रोड ब्लॉक आता है, वो कोलैटरल का होता है। हर एक के पास 10 करोड़ का कोलैटरल नहीं है। तो अगर आपको 10 करोड़ का लोन मिलेगा बिजनेस के लिए कोलैटरल फ्री, तो आई थिंक इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए जो 10 करोड़ का गारंटी थी वो 20 करोड़ कर दी। एक और जो पॉइंट है, फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ की फंडिंग है। तो आई थिंक ओवरऑल इन चीज़ों से बहुत बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए। 10 करोड़ की फंडिंग, कोलैटरल फी इज अ बिग अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो बूस्ट डेफिनेटली मिलना चाहिए इससे। और जिस तरह भारतवर्ष में स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, फाइनेंशियल इन्फ्यूजन जब मिलेगा तो गति और भी मिलेगी उसको। दिक्कत सिर्फ उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ है। अब बाकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड की बात है कि बैंक्स कितना उसको डिसबर्स करते हैं, कितने लोगों को वो लोन देते हैं, वो दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर। सो आई थिंक गवर्नमेंट को एक कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ये मॉनिटर करने के लिए कि कितने लोन उसमें डिसबर्स हो रहे हैं। हम जो मुद्रा लोन है उसके तो फिगर हमेशा आते हैं, हमेशा FM काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्रा लोन की बात करती हैं कि इतने लोन डिसबर्स हो गए। तो आई थिंक ये जो CGTMSE के अंडर जो लोन डिसबर्सल है, वो हर एक बैंक को टारगेट होना चाहिए कि इतना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का तो होता है, तो इसमें भी होना चाहिए कि इतने लोन को डिसबर्स करना है ताकि बिजनेसेस को इजी फंडिंग मिले। एक और भी चीज इसमें, क्योंकि टॉय इंडस्ट्री की अगर बात करें, वित्त मंत्री ने इसमें अनाउंसमेंट की है कि शी प्रपोज्ड कि आने वाले टाइम में ग्लोबल हब, ग्लोबल सेंटर बनेगा टॉय मेकिंग के लिए, और उसमें उस लेवल के जो टॉयज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह चाइना की अगर बात करें वहाँ के खिलौने बड़े हैं, उस नजरिए से आप क्या कहेंगे कि एक जो बात यहाँ पर ग्लोबल सेंटर बनाने की, वैश्विक सेंटर बनाने की बात की गई है टॉय मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? तो बहुत पॉजिटिव है। जनरली चाइना कंट्रोल करता है आई थिंक प्रॉब्ली 70-80% टॉय मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रिसोर्सेज है, मैन पावर है, सब कुछ है, तो हम कर सकते हैं। सिर्फ इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने पीछे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू किए, तो आपके चिप मैन्युफैक्चरर्स भी आए, सब आए। तो जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर को फोकस करेगी, उसको इनकरेज करेगी, तो डेफिनेटली आएगा। वही है कि अनाउंस किया है, इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, बट आई थिंक इट शुड डेफिनेटली मेक अ बिग डिफरेंस। इस समय जो इरा चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और ऐसे में सरकार की तरफ से भी प्रपोज किया गया है कि 500 करोड़ रुपए का फंड्स एआई के लिए, और 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी एआई के बनेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये घोषणा? पूर्ण आप देखो, अभी तो स्टॉक उनका गिर गया पीछे, बट एनविडिया जो लार्जेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर इन अ वे है, एक टाइम पे एनविडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। जेनसन हुआंग जो उनके CEO हैं, वो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में आते हैं, प्योरली बेस्ड ऑन AI कैपेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद
जो दूसरा एआई का इंजन आया अगेन फ्रॉम चाइना, उसकी वजह से एनवीडिया को हिट लगा. सो द फ्यूचर इज एआई. तो एआई अभी जैसे अर्ली 2000s में, लेट 90s में इंटरनेट बबल था, तो अभी प्रॉब्ली हाइप बहुत ज्यादा है, यूजेज कम है, बट जैसे जैसे यूजेज बढ़ेगी इट विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे इंटरनेट आज की डेट में कोई बात नहीं करता, इंटरनेट तो इस परवेसिव हर जगह है. तो आई थिंक एआई का भी वैसे ही होएगा. शुरू में हाइप है बट इवेंचुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ. तो बहुत जरूरी है कि इंडिया भी पार्ट ऑफ दैट बैंड वैगन. मतलब हम पीछे नहीं रह सकते. अभी आप देखो मेजर जो एआई के प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं सारे चाइना में हैं. आपके एप्स वगैरह भी जो मैक्सिमम जो टिकटॉक वगैरह सारे चाइना से आ रहे हैं. तो आई थिंक गवर्नमेंट का इस एफर्ट से कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट तो मिलेगी इंडियन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट टिकटॉक होपफुली शुड कम फ्रॉम इंडिया, नेक्स्ट एनवीडिया शुड कम फ्रॉम इंडिया. यू नो व्हाई चाइना? अन्नदाता की अगर बात करें जो हमारे फार्मर्स हैं, क्योंकि शुरुआत में ही एग्रीकल्चर का भी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया था और लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स फिशरी से जुड़े हैं जो हैं, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है. उनमें भी उस लिमिट को बढ़ाया गया है और भी कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. क्या कहेंगे? मेरी एक रिसेंटली किसी डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन्होंने बोला जो फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट आती है गवर्नमेंट की, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं या दूसरे जॉब्स क्रिएट करते हैं, वहां पे अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाता है तो उसमें से प्रॉब्ली सम अमाउंट इज केप्ट फॉर सेविंग, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में जाता है और प्रॉब्ली 10-20% इज फॉर कंजम्पशन. बट जब फार्मर की इनकम बढ़ती है तो मोस्ट ऑफ दैट अमाउंट कम्स इनटू कंजम्पशन. तो उससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है वो किसी और सेगमेंट से नहीं मिलता है. और फार्मिंग हमारी आई थिंक 35-36% कंट्रीब्यूट करती है फार्मिंग. तो बहुत ज़रूरी है कि फार्मिंग को हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं. अभी भी प्रॉब्ली हमारी जो एफिशिएंसी है क्रॉप्स की वो इतनी नहीं है. तो थोड़ा सा आई थिंक रिसेंटली कुछ अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात हो रही थी कई मिनिस्ट्रीज की. तो अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की, उसको अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लेके आए तो आई थिंक फूड सफिशिएंसी तो कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए. आज के इस बजट में फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए पीएम धन्य धान्य योजना भी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा भी मिलेगा और साथ ही साथ केसीसी की लिमिट भी बढ़ाई गई है. आई थिंक 3 लाख से 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख की है. तो कहना ये क्वेश्चन फार्मर्स के पास रहेगा, खासकर जब उनको फाइनेंस की जरूरत रहती है. बिल्कुल फार्मिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है. हमारे को अपना जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. अभी भी हमारा पेस्टिसाइड यूज़, इंसेक्टिसाइड यूज़ बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप यूरोप जाओ, अगर आप कहीं एशियन कंट्रीज में जाओ, वहाँ पे द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप इज अ लॉट हायर. सो आई थिंक फार्मर्स को इनकरेज करने की ज़रूरत है. बेटर प्रैक्टिसेस वो उसमें गवर्नमेंट का एफर्ट है. ये लिमिट बढ़ाएंगे, फंडिंग इजी होएगी, सीड्स बेटर प्रोवाइड करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर प्रोवाइड करेंगे. तो आई थिंक ओवरऑल जिसमें डायरेक्शन इज राइट, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड हैज टू हैपन. कई और चीज़ों का भी घोषणा इस बजट में किया गया है, जैसे 36 कैंसर की मेडिसिन से उनको एग्जेम्प्ट किया गया है. मेडिकल उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट है वो सस्ते किए गए हैं. एलईडी सस्ती है. ईवी व्हीकल्स उसकी बात यहाँ पर की गई है. शूज, बेल्ट, लेदर जैकेट्स, एलईडी, हैंडलूम कपड़ा, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की बात की गई है. किस नजरिए से खासकर जो क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं उनको एग्जेम्प्ट करना हो सकता है? तो इस बारी एफएम ने अपनी स्पीच में भी बोला कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसको ठीक करने की का एफर्ट है. पहले वो क्या रहा था कि अगर आप पूरा टीवी इंपोर्ट कर रहे हो उसकी ड्यूटी कम थी, कंपोनेंट्स की ड्यूटी ज़्यादा थी. तो इस बारी आई थिंक जो कई एनॉमलीज थी वो एफएम ने करेक्ट करने की ट्राई की है. जो आप ईवीज की बात कर रहे हो, ईवी की बैटरीज के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ड्यूटी कम की है. आपका लिथियम आयन स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए और बाकी मिनरल्स इंपोर्ट करने के लिए आई थिंक ड्यूटी कम की है. तो ओवरऑल जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था
वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी था ताकि प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़े। उसके बिना प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़, अगर आप पूरा प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी कम है, कंपोनेंट्स पे ज़्यादा है, तो वो कभी आपकी प्रोडक्शन इम्प्रूव होएगी नहीं। तो वो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वो तो आई पर्सनली थिंक कि जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं उनके ऊपर ड्यूटी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम इनकरेज करना चाहते हैं तो अब उसके ऊपर जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर आई थिंक ड्यूटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ब्रॉट डाउन टू 5%। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि जो वॉल्यूम में यूज़ होती है यहाँ पे, वो प्रोडक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, क्यों ना हो। तो इन टोटल साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव बजट है? और जिस चीज़ का ज़िक्र मैम निर्मला सीतारमण ने किया कि वो विकसित भारत की दिशा को दर्शाता हुआ विकसित भारत @2047 का उन्होंने ज़िक्र किया है। कई चीज़ें भी यहाँ पर आई हैं, खासकर दिल्ली में इस वक्त इलेक्शंस भी हैं 4 तारीख को लेकर। बिहार और खासकर उसको लेकर कई चीज़ों का खुलासा किया गया है। मखाना मिशन की बात यहाँ पर की गई है। एग्रीकल्चर सेंट्रिक भी लगता है ओवरऑल, क्या कहेंगे? आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शन इज पॉजिटिव। आपने मिडिल क्लास की पॉकेट्स में पैसा बढ़ा दिया, आपने एमएसएमईज के लिए फंडिंग इम्प्रूव कर दी, आपने ओवरऑल जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसको चेंज इम्प्रूव कर दिया कि प्रोडक्शन यहाँ पे इम्प्रूव हो, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे थोड़ा काफ़ी फोकस किया। तो आई थिंक डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगेन एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रही कि बहुत ज़्यादा होती है, बट आई थिंक ओवरऑल दिस हैज बीन अ पॉजिटिव बजट। यानी कि एक पॉजिटिव बजट लेकर मैम निर्मला सीतारमण यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह आपने कहा कि एमएसएमई का जिक्र किया कि जो सरकार की योजनाएं हैं ग्रास रूट लेवल तक पहुंचनी चाहिए, तब जाकर पूरा एक समुचित विकसित भारत की तरफ हम बढ़ पाएंगे। साहिल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे साहिल महाजन जी, एडिटर इन चीफ हिमालयन मेल, जिन्होंने आज जो केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किया, उस पर उन्होंने बात की। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।